राजकुमार और बंदरिया की प्रेम कहानी। दोनों ने कैसे काटी वह रातें। आखिर क्या मजबूरी थी जो एक राजकुमार को बंदरिया से विवाह करना पड़ा। एक राजकुमार और बंदरिया की प्यार भरी कहानी। चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। बहुत समय पहले हिमगिरी राज्य में राजा विक्रमादित्य और रानी मोहिनी राज्य करते थे। राज्य में सुख शांति थी, प्रजा संपन्न थी और राजमहल समृद्ध। उस राजा के 3 पुत्र थे जो देखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक थे। जब भी राजा अपने पुत्रों को देखता तो उसके मन में यही विचार आता कि उसके बेटों के लिए राजकुमारियां भी उतनी ही सुंदर होनी चाहिए। राजा ने अपने मंत्री, पंडित और दरबारियों से इस विषय में चर्चा की और पूरे राज्य में संदेश भिजवाया कि वे राजकुमारों के लिए देश की सुंदर राजकुमारियों की खोज करें। आसपास के कई राज्यों में खोजबीन की गई, लेकिन राजा को कोई भी ऐसी राजकुमारियां नहीं मिली जो उसके राजकुमारों के योग्य हो। यह सोचकर राजा बहुत चिंतित रहने लगा कि आखिर उसके पुत्रों का विवाह किससे होगा। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। एक दिन राजा के दरबार में एक सन्यासी का आगमन हुआ। राजा ने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया और उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही सन्यासी की दृष्टि राजा के चेहरे पर पड़ी, उन्होंने तुरंत भांप लिया कि राजा किसी गहरी चिंता में है। सन्यासी ने पूछा, राजन, आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही है। क्या कोई समस्या है जो आपको व्याकुल किए हुए है? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, महाराज, मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरे 3 पुत्र हैं और मैं उनके विवाह को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए राजकुमारियों का चुनाव बहुत ही सुंदर और गुणवान हो। मैंने पूरे राज्य और आसपास के क्षेत्र में संदेश भिजवाया, लेकिन मुझे कोई ऐसी राजकुमारियां नहीं मिली जो मेरे पुत्रों के योग्य हो। यही मेरी चिंता का कारण है। राजा की बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और उन्होंने अपनी झोली से 3 धनुष बाण निकाले और राजा को देते हुए बोले, राजन, इन धनुष बाणों को अपने तीनों पुत्रों में बांट दो और उनसे कहो कि वे राज्य की सीमा से बाहर जाकर अलग अलग दिशाओं में बाण चलाए। जहां भी उनका बाण गिरे वहीं की कन्या से उनका विवाह तय कर दिया जाए। यह विधि ही तुम्हारी चिंता का समाधान रहेगी। राजा को यह सलाह अजीब तो लगी, लेकिन सन्यासी के तेजस्वी व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने उनकी बात मानने का निश्चय किया। राजा ने सन्यासी की बात मान ली और तीनों धनुष बाण अपने हाथ में ले लिए। इसके बाद सन्यासी वहां से विदा हो गए। राजा ने तुरंत अपने तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया और उन्हें सन्यासी की सलाह के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें इन धनुष बाणों का उपयोग करके अलग अलग दिशाओं में निशाना लगाना होगा। जहां भी तुम्हारा बाण गिरेगा वहीं से तुम्हारा विवाह तय होगा। राजा के आदेश के अनुसार तीनों राजकुमारों ने अपने अपने धनुष बाण उठाए और अलग अलग दिशाओं में चल दिए। तो पहले राजकुमार ने बाण चलाया और वह एक भव्य महल में जाकर गिरा। संयोग से वह महल एक अन्य राजा का था और वहां एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। दूसरे राजकुमार ने बाण चलाया और वह एक गरीब आदमी के घर जाकर गिरा। वहां एक अत्यंत सुंदर, सरल और गुणवान कन्या रहती थी। तीसरे राजकुमार ने जैसे ही बाण चलाया वह अत्यंत तीव्र गति से जंगल की ओर चला गया और वह घने वृक्षों के बीच जाकर गिरा। राजा ने पहले राजकुमार के बाण की दिशा में जाकर उस महल को खोजा। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां के राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पुत्र का विवाह आपकी कन्या से करना चाहता हूँ। दूसरे राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से करने की सहमति दे दी। इसके बाद राजा अपने दूसरे पुत्र के बाण को खोजते हुए उस गरीब आदमी के घर पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आपकी पुत्री मेरे बेटे की पत्नी बने। गरीब आदमी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से करने के लिए तैयार हो गया। अब राजा के सामने सबसे बड़ा रहस्य था, तीसरे राजकुमार का बाण जंगल में कहाँ गिरा था और वहां कौन रहता था। राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में अपने सबसे छोटे बेटे के बाण को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने हर जगह खोजबीन की, लेकिन बाण कहीं नहीं मिला। थक हार कर राजा वापस महल लौट आया। इधर छोटा राजकुमार भी बहुत चिंतित था।
वह सोच रहा था कि मेरे दोनों भाइयों के बाण मिल गए और उनका विवाह भी हो गया, लेकिन मेरी क्या गलती थी कि मेरा बाण अब तक नहीं मिला। दरअसल उसका बाण किसी नगर या गांव में नहीं गिरा था, बल्कि जंगल के भीतर एक घने वृक्ष पर लटक गया था। यही कारण था कि राजा और उसके सैनिक उसे खोज नहीं कर सके। राजा ने हार मानकर खोज बंद कर दी, लेकिन छोटा राजकुमार हार मानने वालों में से नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं अपने बाण की तलाश करेगा और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वह वही विवाह करेगा जहां उसका बाण गिरा होगा। राजकुमार ने अकेले ही दूर दूर तक बाण की खोज की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। आखिरकार वह जंगल की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका बाण यही गिरा होगा। जंगल में कई दिनों तक भटकने के बाद उसने अपना बाण एक घने वृक्ष के नीचे पड़ा पाया। आखिरकार मेरा बाण मिल गया, राजकुमार ने खुशी से कहा। लेकिन तभी उसके मन में एक प्रश्न उठा, अब इस स्थान पर किस कन्या से विवाह करूं? उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। तभी उसकी नजर वृक्ष की एक शाखा पर बैठी एक बंदरिया पर पड़ी। यह देखकर राजकुमार हक्का बक्का रह गया। क्या मुझे इस बंदरिया से विवाह करना होगा? यह विचार ही उसके लिए बहुत भयानक था, लेकिन उसे पिता की आज्ञा का पालन करना था। उसने शपथ ली थी कि जहां भी उसका बाण गिरेगा वही की कन्या से विवाह करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो यह उसके पिता की अवहेलना होती है। अपने पिता की आज्ञा का सम्मान रखते हुए राजकुमार ने उसी जंगल में बंदरिया से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह बंदरिया को लेकर अपने राजमहल लौटा। राजा ने अपने तीनों बेटों के लिए अलग अलग महल बनवाए थे। छोटा राजकुमार भी अपने महल में बंदरिया के साथ रहने लगा, लेकिन उसका मन अशांत था। अगले दिन वह अपने पिता से मिला और झूठ बोल दिया, पिताजी, मैंने बहुत ही सुंदर कन्या से विवाह किया है। मेरा बाण सही स्थान पर गिरा था और मैंने आपके आदेश का पालन किया। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, अब मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। मेरे तीनों पुत्रों का विवाह हो चुका है। समय बीतने लगा। दोनों बड़े राजकुमार अपनी अपनी सुंदर रानियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन छोटा राजकुमार हर दिन अपने महल में जाता और जैसे ही बंदरिया को देखता उसका गुस्सा बढ़ जाता। वह सोचता, पिता की आज्ञा के कारण मुझे यह विवाह करना पड़ा, लेकिन अगर किसी को यह सच पता चल गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे पिता का अपमान होगा। यही कारण था कि उसने किसी को नहीं बताया कि उसकी पत्नी कोई सुंदर राजकुमारी नहीं बल्कि एक बंदरिया थी। राजा ने एक दिन अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी तीनों बहुएं कितनी गुणवान हैं। उनके हुनर को परखने के लिए मैं एक परीक्षा रख रहा हूँ। इसके बाद राजा ने 3 बोरी धान की मंगवाई। पहली बोरी उन्होंने सबसे बड़े बेटे को दी और कहा, इसे अपनी पत्नी को दो और कहो कि सुबह तक धान को चावल से अलग कर दो। दूसरी बोरी मंझले बेटे को दी और यही आदेश दोहराया। तीसरी बोरी उन्होंने सबसे छोटे बेटे को दी, जिसकी शादी बंदरिया से हुई थी। सुबह तक देखता हूँ कि कौन सी बहू सबसे अधिक योग्य साबित होती है। राजा ने कहा। तीनों राजकुमार अपनी अपनी बोरी लेकर अपने अपने राजमहल में पहुंचे। बड़ा राजकुमार बोरी को अपनी पत्नी के पास ले गया और बोला, मेरे पिताजी तुम तीनों बहुओं की परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह चावल की बोरी भिजवाई है। कल सुबह तक तुम्हें इस दान से चावल अलग निकालने हैं। राजकुमारी ने घृणा से कहा, मैं एक राजा की बेटी हूँ, मैं यह काम नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पिता को चावल चाहिए तो तुम जाकर यह बोरी उनके सामने पटक दो। उसने रात भर बोरी को वैसे ही रखा और सो गई। मंझले राजकुमार की पत्नी मेहनती थी। उसने पूरी रात मेहनत की, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में चावल छांटना असंभव था। वह थक कर चूर हो गई और सो गई। छोटा राजकुमार अपनी बोरी उठाकर अपने महल पहुंचा। उसने बोरी बंदरिया के सामने रखी और गुस्से से कहा, देख, मेरे पिता का आदेश है कि सुबह तक इसमें से चावल अलग होने चाहिए, लेकिन तू एक बंदरिया है, यह काम कैसे करेगी? यह कहते हुए छोटा राजकुमार बड़ी चिंता के साथ अपने महल में बैठ गया। तब बंदरिया ने मुस्कुरा कर कहा, स्वामी, आप चिंता ना करें, बस चैन से सो जाइए, सब हो जाएगा।
राजकुमार झुंझलाकर सोने चला गया, यह सोचते हुए कि यह बंदरिया भला क्या कर पाएगी। रात के 12 बजते ही बंदरिया ने अपनी असली पहचान दिखाई। वह एक दिव्य सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई, जिसकी आंखें चमक रही थी। उसके लंबे लंबे घुंघराले बाल थे और उसका चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था। उसने अपने जादुई स्पर्श से पलक झपकते ही सारा धान साफ कर दिया और चावल अलग कर दिया। फिर वह वापस बंदरिया का रूप लेकर सो गई। सुबह होते ही बड़े राजकुमार ने अपने पिता से धान की बोरी लौटाते हुए कहा, पिताजी, मेरी पत्नी ने कुछ नहीं किया, यह काम करने के लिए तैयार नहीं थी। मंझले राजकुमार ने धान की बोरी लौटाते हुए कहा, पिताजी, मेरी पत्नी ने कोशिश की लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। छोटा राजकुमार अपनी बोरी लेकर महल पहुंचा। उसने सोचा बंदरिया ने तो कुछ नहीं किया होगा, इसलिए मैं यह बोरी अपने पिताजी को लौटा देता हूँ। लेकिन जैसे ही राजा ने छोटे राजकुमार की बोरी खोली तो वह अचंभित रह गया। अरे, यह तो एकदम साफ दान है। राजा ने खुशी से कहा, मेरी सबसे छोटी बहू सबसे अधिक गुणवान है। छोटे राजकुमार के मन में एक सवाल उठा, यह बंदरिया यह सब कैसे कर सकती है? क्या इसने किसी दासी से यह काम करवाया? लेकिन यह सच्चाई थी कि बंदरिया कोई साधारण जीव नहीं थी। उसके पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था। राजा अपनी सबसे छोटी बहू की परीक्षा से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वह यह देखना चाहते थे कि कौन सी बहू सबसे अधिक कुशल और निपुण है। इस बार उन्होंने अपनी तीनों बहुओं को कपड़ा सिलने की परीक्षा दी। राजा ने रेशमी कपड़ों के 3 थान मंगवाए और अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी बहू सबसे सुंदर पोशाक बना सकती है। राजा ने पहला रेशमी कपड़ा सबसे बड़े बेटे को दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को दो और कहो कि मेरे लिए सबसे सुंदर वस्त्र सिल कर तैयार करे। दूसरा रेशमी कपड़ा मंझले बेटे को दिया और वही आदेश दिया। तीसरा कपड़ा सबसे छोटे बेटे को दिया, जिसकी शादी बंदरिया से हुई थी। तीनों राजकुमार अपने अपने महल में पहुंचे। बड़े राजकुमार ने अपनी पत्नी को कपड़ा देते हुए कहा, यह लो, पिताजी ने कहा है कि इससे सुंदर पोशाक सिलनी है। राजकुमारी हंसकर बोली, मैं एक राजा की बेटी हूँ, मैं सुई धागा क्यों पकड़ूं? मैं कोई दर्जी नहीं हूँ। तुम यह कपड़ा ले जाओ और अपने पिताजी को कह दो कि वह खुद जाकर दर्जी से सिलवा ले। बड़ा राजकुमार निराश हो गया। मंझले राजकुमार की पत्नी मेहनती थी। उसने कोशिश की लेकिन वह सिलाई में बहुत अच्छी नहीं थी। उसने जैसे तैसे पोशाक तैयार की, लेकिन वह बहुत साधारण लग रही थी। परंतु वहां पर जो मंझली बहू थी, वह प्रयास जरूर करती थी। छोटा राजकुमार अपने महल पहुंचा और चुपचाप बंदरिया के सामने कपड़ा रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा और निराश होकर बैठ गया। राजकुमार को यह बात पता नहीं थी कि वह जो बंदरिया है वह सच में बंदरिया नहीं है, वह एक सुंदर कन्या थी, क्योंकि रात के 12 बजने के बाद वह दिव्य कन्या के रूप में बदल जाया करती थी। इसके पीछे एक गहरा राज छिपा था, जो आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। अपने पति को उदास देखकर बंदरिया ने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजकुमार ने झुंझलाकर कहा, तू एक बंदरिया है, कपड़ा सिलना तेरे बस की बात नहीं। तू यह काम कैसे कर सकती है? तूने जैसे तैसे करके चावल अलग करवा लिए, लेकिन सच्चाई तो मुझे पता है कि तू एक बंदरिया है, और मैं यह बात किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि हम दोनों की पोल खुल जाएगी। लेकिन बंदरिया के बार बार पूछने पर राजकुमार ने कहा कि अब की बार हमारे पिताजी ने हम तीनों भाइयों को यह आदेश दिया है कि तुम्हारी बहुओं से हमारे लिए एक सुंदर पोशाक सिलवा कर ले आओ। बंदरिया मुस्कुराई और बोली, स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, सुबह तक पोशाक तैयार हो जाएगी, बस आप सो जाइए। राजकुमार को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह चुपचाप सो गया। रात के 12 बजते ही वही चमत्कार दोबारा हुआ। बंदरिया फिर से एक अद्भुत सुंदर स्त्री में बदल गई। उसने मखमली सुनहरे धागों से राजा के लिए एक इतनी सुंदर पोशाक तैयार की जैसे पूरे राज्य में किसी ने कभी देखी नहीं थी। उसने उस पोशाक पर मोतियों और रत्नों की कढ़ाई भी की। सुबह होने से पहले वह वापस बंदरिया का रूप लेकर बैठ गई। सुबह होते ही बड़े राजकुमार ने अपने पिता से कहा,
मेरी पत्नी ने कहा कि वह कोई दर्जी नहीं है, मैं एक बड़ी राजकुमारी हूँ और यह छोटे मोटे काम नहीं करूँगी। उसने कुछ भी नहीं बनाया। मंझले राजकुमार ने एक साधारण सी पोशाक दी और कहा, मेरी पत्नी ने कोशिश की लेकिन यह ज़्यादा सुंदर नहीं बनी। इसके बाद सबसे छोटे बेटे ने अपना थैला अपने पिताजी को दिया। जब राजा ने छोटे बेटे का थैला खोला और उसमें रखे कपड़े की सुंदरता देखी तो वह हैरान रह गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भरे दरबार में अपनी छोटी बहू की खूब तारीफ करने लगा। राजा ने कहा, मेरी सबसे बड़ी बहू ने तो कुछ भी नहीं किया, वह बहुत आलसी है, लेकिन मेरी मंझली बहू ने कम से कम प्रयास तो किया। पर वह जो सबसे सुंदर रत्नों से जड़ी पोशाक बनी है वह हमारी छोटी बहू ने तैयार की है। यह सुनकर पूरा दरबार अचंभित रह गया, लेकिन सबसे अधिक हैरानी छोटे राजकुमार को हुई। उसके मन में यह विचार उठने लगा, मेरी पत्नी तो एक बंदरिया है, फिर उसने इतनी सुंदर पोशाक इतनी जल्दी कैसे बनाई? यह बात उसके लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। अब राजकुमार के मन में एक शंका जन्म लेने लगी, आखिर यह अद्भुत काम कौन करता है? उसने बहुत प्रयास किया यह जानने के लिए कि उसके घर में कौन आता जाता है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चला। आखिरकार राजकुमार ने निश्चय किया कि अब वह अपनी माँ को यह सच्चाई बताएगा। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैंने आप सभी से बहुत बड़ा राज छुपाया है, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसने आगे कहा कि माँ, मेरी शादी किसी सुंदर कन्या से नहीं बल्कि एक बंदरिया से हुई है। पिताजी ने आदेश दिया था कि जहाँ बाण गिरेगा वही मेरा विवाह होगा और इस कारण मेरा विवाह एक बंदरिया से हुआ। लेकिन अब जो घटनाएं घट रही हैं वे अविश्वसनीय हैं। कोई रहस्यमय शक्ति मेरे सामने परीक्षाएं रख रही है और उन परीक्षाओं का परिणाम मेरी समझ से परे है। राजकुमार की माँ यह सुनकर अचकित रह गई। अब राजकुमार ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य की सच्चाई जानकर रहेगा। आखिर कौन था जो छिपकर यह असंभव कार्य कर रहा था? राजकुमार अपनी माँ से सारी बातें करते हुए कहता है, माँ, यह काम सिर्फ बंदरिया के बस की बात नहीं हो सकती। मुझे जानना है कि मेरे महल में मेरी उपस्थिति में आखिर कौन आता है जो यह सब काम करता है। जब राजकुमार की माँ यह बातें सुनती है तो वह कहती है, बेटा, चिंता मत कर, जो भी जानकारी है मैं जरूर पता कर लूंगी। तुम्हारे महल में कौन आता है और यह सब काम कौन करता है? राजकुमार अपनी माँ से यह बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। इधर रानी अपने पति राजा के पास जाती है और यह सारी बातें बताती है जो उसने छोटे राजकुमार से सुनी थी। राजा यह सुनकर बहुत चकित हो जाता है। वह भी सोचने लगता है कि इतना सुंदर काम और इतनी सटीकता से कोई महिला कैसे कर सकती है। राजा और रानी दोनों बैठकर सोचने लगते हैं कि इस रहस्य को कैसे हल किया जाए। वे दोनों भी इस रहस्य के बारे में कुछ पता नहीं कर पाए। फिर राजा रानी को एक विचार बताती है। वह कहती है, महाराज, मेरे मन में एक विचार आया है जिससे हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। कल हम तीनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म करेंगे और यह रस्म बड़े दरबार में होगी। जब छोटे बेटे की पत्नी दरबार में आएगी तो अगर वह बंदरिया है तो सब कुछ खुल जाएगा। राजा को यह विचार पसंद आया और उसने पूरे दरबार में यह आदेश जारी किया कि कल तीनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म होगी। सभी को इस रस्म में शामिल होने के लिए तैयार होने को कहा गया। अब राजा के दरबारी राजा के तीनों बेटों के महल में जाते हैं और यह सूचना तीनों बेटों को देते हैं। वे दरबारी से सुनते हैं कि कल उनकी पत्नियों की मुंह दिखाई की रस्म भरे दरबार में होगी। जब दरबारी वापस जाता है तो छोटा राजकुमार गहरी चिंता में डूब जाता है। वह सोचता है, अब तक मेरा राज छिपा हुआ था। मैंने सिर्फ अपनी माँ से यह बात बताई थी, लेकिन अब कल मेरे पूरे राज का खुलासा होगा कि मेरी शादी एक बंदरिया से हुई है। पूरे राज्य को अब इस बात का पता चल जाएगा। पलंग पर बैठे हुए राजकुमार गहरी चिंता में डूबे हुए थे। तभी बंदरिया उन्हें देखकर पास आई और कहा, स्वामी, आज फिर से आपके चेहरे पर इतनी चिंता के भाव क्यों हैं? ऐसा लगता है कि आज आप छोटे मोटे संकट में नहीं बल्कि बहुत बड़े संकट में फंसे हैं। बताइए, क्या बात है? राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू जानती है कि मैंने अब तक यह राज सभी से छुपा रखा था, लेकिन वह अब राज सबके सामने आ जाएगा। मेरी शादी के बारे में जो राज था
वह अब खुलने वाला है। मेरे पिताजी की बदनामी कल पूरे राज दरबार में होने वाली है। मेरे पिताजी ने यह आदेश दिया है कि कल उनकी तीनों बहुओं की मुंह दिखाई होगी। मेरे दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ दरबार में जाएंगे, लेकिन मैं तुझे लेकर कैसे जाऊंगा? तू तो एक बंदरिया है। बंदरिया राजकुमार की बातों को सुनकर हंसते हुए बोली, स्वामी आप बिल्कुल घबराए मत, चिंता की कोई बात नहीं है। राजकुमार चौंकते हुए बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? घबराने वाली बात तो यही है। बंदरिया ने उसे समझाते हुए कहा, आप बस अपने पिताजी से यह कहिए कि उनके बड़े बेटों की बहुओं की रस्म दिन में हो, लेकिन आपकी और मेरी मुंह दिखाई की रस्म रात के 12 बजे के बाद हो। राजकुमार ने बंदरिया की बात मानी और वह राजा के पास गए। उन्होंने सारी बात राजा से कह दी और राजा ने सहमति दे दी। अगले दिन दरबार सज गया। चारों ओर धूमधाम और शहनाइयां बज रही थी। राजा के दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों के साथ दरबार में पहुंचे और मुंह दिखाई की रस्मों में शामिल हुए। दरबार में सबकी नजरें छोटी बहू की ओर लगी थी, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि कब रात के 12 बजे छोटे राजकुमार और उसकी पत्नी आएंगे। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ, बंदरिया ने अपने पति से कहा, आप पहले अपने पिता के पास जाइए, मैं पीछे पीछे आऊंगी। राजकुमार अपने पिता के पास पहुंचे और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो वह बंदरिया जो पहले एक बंदर के रूप में थी, अचानक एक सुंदर परी के रूप में प्रकट होती है। भरे दरबार में जब मुंह दिखाई की रस्में शुरू होती हैं तो सभी दरबारी, राजा और रानी राजकुमार की पत्नी को देखकर चकित रह जाते हैं। वह बहुत दिव्य और तेजस्वी दिखाई दे रही थी। दरबारियों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि इतनी सुंदरता किसी ने पहले नहीं देखी थी। राजकुमार भी हैरान था। उसके मन में यह सवाल उठता है, यह तो वही बंदरिया है जो यह इतनी सुंदर कैसे हो गई? दूसरी ओर राजकुमार ने सोचा कि अगर बंदरिया किसी दूसरे रूप में आ गई है तो वह जरूर महल में होगी। वह दौड़ते हुए महल की ओर जाता है और हर जगह तलाश करता है, लेकिन बंदरिया कहीं नहीं दिखती। जब वह पलंग पर पहुंचता है तो उसकी आंखें चौंक जाती हैं। वहां बंदरिया की मोटी खाल पड़ी हुई थी। राजकुमार यह देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, यह कोई मामूली बंदरिया नहीं थी, यह तो स्वर्ग की कोई अप्सरा या परी हो सकती है। राजकुमार सोचता है, अब इस खाल को जला दूंगा ताकि यह बंदरिया फिर से बंदरिया ना बन सके। राजकुमार ने खाल को जला दिया और जैसे ही खाल जलने लगी, दरबार में वही परी जो राजकुमार की पत्नी बनकर आई थी, वह भी जलने लगी। यह देखकर राजा रानी और सभी दरबारी घबरा जाते हैं। खाल जलकर राख हो गई और राजकुमार की पत्नी भी राख में बदल गई। राजकुमार दौड़ते हुए राज दरबार में पहुंचता है, लेकिन वहां अपनी पत्नी को राख में बदला पाकर बहुत दुखी होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी को खुद ही मार डाला। उसी समय दरबार में एक चमत्कार होता है। वही सन्यासी जिसने राजा को पहले 3 बाण दिए थे, फिर से दरबार में आ जाता है। राजा उसे देखकर खुश हो जाता है और दुखी मन से सन्यासी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। राजा सन्यासी से सारी कहानी बताता है। सन्यासी मुस्कुराते हुए कहता है, राजन घबराइए मत, कुछ समय बाद आपकी बहू फिर से आपके सामने होगी। सन्यासी बताते हैं, यह बंदरिया पहले एक बहुत सुंदर अप्सरा थी। मैं उसी जंगल में तपस्या कर रहा था। वहां यह अप्सरा अपनी सहेलियों के साथ बहुत उपद्रव मचाया करती थी। राजकुमार, राजा और रानी सभी सन्यासी के शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और यह जानने का इंतजार करते हैं कि अब क्या होगा। सन्यासी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह अप्सरा पहले हमारे ध्यान को भंग करती थी और इसके उपद्रव के कारण हमारी तपस्या भी भंग हो गई थी। इसी कारण हमने इसे क्रोधित होकर श्राप दिया था कि जैसे एक बंदर उपद्रव मचाता है, वैसे ही तुम भी हमारी तपस्या को उपद्रव मचाकर भंग कर रही हो, इसलिए तुम एक बंदरिया बन जाओ। सन्यासी ने आगे बताया, इसके बाद इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और यह हमारे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। हमारी दया जागी और मैंने इसे वरदान दिया। मैंने कहा, आज से तू इस वृक्ष पर रहेगी। आधी रात के समय यानी रात के 12 बजे के बाद तू अपने असली रूप में आ जाएगी, लेकिन जैसे ही दिन होगा तू फिर से बंदरिया बन जाएगी
और जो भी राजकुमार तुझसे शादी करेगा, अगर उसकी नज़र तेरी खाल पर पड़ेगी और वह खाल को जलाकर नष्ट कर देगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगी और उसी दिन से तू अपने श्राप से मुक्त हो जाएगी। फिर कुछ क्षणों के पश्चात तू अपने असली रूप में आ जाएगी। सन्यासी की बात खत्म होने के बाद कुछ ही देर में वह सुंदर स्त्री के रूप में दरबार में प्रकट हो जाती है। राजकुमार खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन बिताने लगता है। इस तरह वह बंदरिया अपने श्राप से मुक्त होकर अपने असली रूप में वापस आ जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक टीनी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नई और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।